बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एकेडमी का एक जो नेक्स्ट एक सेशन है हमारा छोटा सा, वो है कि हाई कोर्ट के अंदर जो टैक्स से रिलेटेड इश्यूज पेंडिंग हैं, उनमें मुख्तलिफ साल ईयर्स के ऑडिट भी हैं, सेक्शन 38 है या इस रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें हैं जो साफ ज़रा जो इश्यूज हमें डिपार्टमेंट से आते हैं, वो इश्यूज हमें वहाँ पे जाके उनको जुडिशियस हमें उसकी रेमेडी अवेलेबल होती है। तो इसके लिए मैं एक तो मोहसिन विर्क साहब का चेयरमैन लॉ टैक्स बार अकेडमी, उनके व्यूज़ चाहूँगा, और उसके बाद मैं अजमल खान साहब हमारे साहब सदर है लॉ टैक्स बार अकेडमी, लॉ टैक्स बार एसोसिएशन के, उनके व्यूज़। तो मोहसिन साहब तशरीफ लाएँ और जो हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग इश्यूज हैं टैक्स से रिलेटेड, काइंडली उस पर हमें ब्रीफ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो करंट मेरे ख्याल में इस वक्त फेस हम कर रहे हैं ना, वो नोटिस हैं टैक्स ईयर 2014 के। उसमें दो इश्यूज़ के साथ हैं। एक तो वो हैं कि जिनके ऑडिट सेलेक्ट हुए थे अंडर सेक्शन 214C, और दूसरे वो हैं जिनको 122 का डायरेक्ट 2 साल का नोटिस दिया गया। तो अब इन दोनों सूरतों में जो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट है, उसमें ऑनरेबल जस्टिस शाहिद जमील साहब ने भी स्टे ग्रांट किया हुआ है, ऑनरेबल जस्टिस शाहिद बही साहब ने भी स्टे ग्रांट किया हुआ है, और जो ये तीसरी सूरत है कि जी 122 का नोटिस भी उसी साल का आ गया अब, तो वो भी किया हुआ है। उसमें एक एक्सेप्शन फर्दर भी है, वो ये है कि जो बोर्ड ने एक्सटेंशन लेटर जारी किया था उसमें भी क्लियरली मेंशन किया था कि 30/6/19 से पहले वो 122 के जारी हुए हों। तो उसकी एक इंडिपेंडेंट प्ली भी होगी जब कोर्ट में। केस तो इकट्ठे लगेंगे, लेकिन जब हम आर्गू करेंगे तो उस पॉइंट के हद तक उन केसेस में हम अलहदा से भी आर्गू करेंगे। तो अगर किसी भी दोस्त का कोई भी केस है जो कि टैक्स ईयर 2014 से कंसर्न है, चाहे अब वो 122 में है चाहे वो ऑडिट में है, दोनों सूरतों में ऑनरेबल कोर्ट ने उसमें फाइनल ऑर्डर करने से डिपार्टमेंट को टिल द डिसीजन ऑफ पिटीशन मना कर दिया हुआ है। इस पे कोई दोस्त कोई सवाल करना चाहे, नहीं तो हम फिर दूसरे टॉपिक पे शेयर कर लेंगे। दूसरा जो करंट इशू इन दिनों में रहा, लाहौर वालों को तो हमने कम फेस किया, लेकिन लाहौर के अलावा जो हमारे टैक्स कंसल्टेंट्स हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल आई, वो है जुरिसडिक्शन का इशू। जुरिसडिक्शन के इशू में करंट अपडेट जो लाहौर की हद तक है, पहले वो शेयर कर लेते हैं। लाहौर में पोजीशन ये है कि ऑनरेबल जस्टिस आयशा मलिक साहबा की कोर्ट में स्टिल पिटिशंस पेंडिंग है उन केसेस की जो आरटीओ फैसलाबाद से आरटीओ मुल्तान गए, और एक सिंगल पॉइंट पे इस वक्त वो केसेस सुने जा रहे हैं कि जी वाए कि जी मुल्तान में क्यों वो एलटीयू बनाया गया, वो फैसलाबाद में क्यों नहीं बन सकता था। इसके अलावा बाकी अगर किसी गुजरांवाला से लाहौर आए हैं या सरगोदा से लाहौर आए हैं तो उनमें ऑनरेबल कोर्ट ने रिलीफ ग्रांट नहीं किया। अलबत्ता इंट्रा कोर्ट अपील में उससे पहले जस्टिस शमस महमूद मिर्ज़ा साहब ने पिटिशन जो है वो डिसमिस की थी, तो उसकी इंट्रा कोर्ट अपील में ये रिलीफ मिला था कि जी आप बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन फाइल कर लें। तो वो आप रिट फाइल करके भी कर सकते हैं, रिट के बगैर भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पहले रिट करें फिर ICA में जाएँ और फिर करें, आप डायरेक्टली भी फाइल अपनी कर सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अलावा ये मैटर पेंडिंग है इस वक्त बिफोर पेशावर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट। वहाँ पे एक लॉ पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट है, जो हमारे पंजाब वाली जो के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे गई है। एट द एंड फाइनेंशियल ईयर के एंड पे NFC अवार्ड मिलता है प्रोविंस को, वो रेवेन्यू बेस होता है। तो जब उसके पोटेंशियल वाले सारे केस ही एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनका रेवेन्यू भी उधर ही चला जाएगा, तो NFC अवार्ड भी उनका कट। तो अल्लाह ताला जन्नत में घर अता फरमाए जस्टिस सेठ वकार साहब को। उन्होंने ये पिटिशन बीइंग अ चीफ जस्टिस और बीइंग अ DB, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में DB सुनती है टैक्स मैटर, उन्होंने अलाउ कर दी थी। लेकिन उसके बाद अनलकीली वो उनकी तबीयत नासाज हो गई और अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, उसकी वजह से वो जजमेंट जो है वो लिखी ना जा सकी। इसलिए वो अब दोबारा फिक्स होके दोबारा। जी सर, शार्ट जजमेंट से मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन वो पेंडिंग, वो जो मैंने रिसेंटली जो अहमदाबाद बेंच में गया तो वहाँ पे भी शार्ट जजमेंट वर्बली थी बात कि जिन्होंने अलाउ कर दी थी ओपन कोर्ट में, उसके बाद वो लिखी नहीं गई थी, बस अनलकीली ये साइन नहीं हुई थी जैसे भी उसमें हुआ। तो रिफिक्स होके इंशाल्लाह ताला होंगे। तो अहमदाबाद बेंच ने भी उसमें स्टे ग्रांट किया है और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी उसमें स्टे ग्रांट किया हुआ है। तो इसमें जुरिसडिक्शन के इशू पे कोई दोस्त को शेयर करना चाहें, को पूछना चाहें? इसमें मैं बताऊं, मैंने पहले मैंने किसी जांच के नाम पे वो अनफॉर्चुनेटली वो लगी उनके पास ना सर आपके पास
जब ये शायद रईस साहब के पास लगी तो ही वॉज नॉट कन्विंस्ड विद मी। वो कहते हैं जी इंटरनल मामला होता है, इंटरनल मामले में कुछ भी कर सकते हैं, इट्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ऑफिशियल वर्क तो दे कैन डू इट। मैंने कहा नॉट एट द माई कॉस्ट। खैर बहस हुई काफी, उन्होंने चाहते या ना चाहते उन्होंने नोटिस कर दिया और उन्होंने रिपोर्ट्स मांग ली थी। उसके बाद वो एक और जजमेंट जो हुई शम्स साहब मिर्जा साहब के, वो डिसमिस कर दी। लेकिन मैंने एक और जजमेंट, मैंने इसके अलावा मैंने एक और भी की अपना पिटीशन दायर की हुई है। वो उन्होंने क्या किया कि जितने भी बिल्डर्स वगैरह थे, बिल्डर के केसेस जो थे उन्होंने मुल्तान, बहावलपुर साइड के सारे मुल्तान दे दिए। गुजरांवाला वाले सारे, गुजरांवाला से उस साइड पे सारे इस्लामाबाद चले गए हैं। शायद फैसलाबाद वाले लाहौर है या क्या, उसका नहीं मुझे नोटिफिकेशन हुआ। ये हुआ था 3 जनवरी 2020 में। उसको भी मैंने इसको ना चैलेंज किया। उस पर बड़ी अच्छी जजमेंट की है उन्होंने, जस्टिस जवाद साहब ने, वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो उन्होंने इसमें काफी सारी चीजें जो है पहले कन्विंस नहीं वो भी हो रहे थे। फिर मैंने उनको बताया, मैं क्या माय लॉर्ड, मैं अब मुझे ये बताएं कि मैं एक ट्रक भर के कमर के मेरा रिकॉर्ड है, मैं रोज आया करूंगा। फिर वो क्लिक कर गया कि बात उसकी ठीक। उन्होंने बड़ी अच्छी 4-5 सफ़े का उन्होंने मेरा एक दिया है, वो भी पेंडिंग है केसेस। 21 को लगे हुए थे, लेकिन क्योंकि अब उन्होंने लिस्ट ही कैंसिल कर दी रेगुलर की, तो इसलिए वो अब टेकअप नहीं होंगे। 21 के बाद शायद कोविड के बाद ही करेंगे। तो ये वो केसेस जो बिल्डर्स डेवलपर्स के हैं, उन्होंने उसमें 2-3 यूनिट बना दिए। एक मुल्तान में बनाया और एक इस्लामाबाद में, शायद एक लाहौर में भी है। वो जो बनाया ना मुल्तान, इस्लामाबाद की हद तक वो सस्पेंड हो गया हुआ है। तो उस पर जजमेंट है बड़ी अच्छी, वो मैं आपको किस टाइम कापी शेयर कर दूंगा। वो ये नोटिफिकेशन 3/1/2020 का। वो कहते हैं इतने लेट क्यों है? मैंने कहा मोटा से मुझे अब आया, मुझे बताया ही नहीं, मुझे पूछा ही नहीं। मेरा ये केस भी है। तो उन्होंने खैर नोटिस किया, बड़ा अच्छा ऑर्डर पास किया। आप कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा किसी दिन आपसे। 21/12 नहीं ना, वो नहीं 21/12 डेट है, लेकिन वो नहीं लगेगा क्योंकि फैसला हो गया ना, वो सारी लिस्ट कैंसिल हो गई है। तो ये इशू चल रहे हैं। और जो है मेरी वो जहाज स्टील वाली जो गुजरांवाले से लाहौर आया, उस पर उन्होंने नोटिस कर दिए थे और रिपोर्ट मांग ली। उन्होंने रिपोर्ट अब आ गई है, तो अब देखते हैं वो क्या करते हैं। जैसे शायद क्लब कर दें या क्या होता है। ये तो इस हद तक की बात है कि मैंने, क्योंकि ये शायद अपना मुफ्ती साहब के नॉलेज में थी, मैंने कहा मैं आपको ये आपके नॉलेज मिले हो। ठीक हो गया, बल्कि ये रुके साथ। अच्छा, एक अभी करंट कल भी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी, उसके फ़ौरन बाद एक चीज़ डिस्कस होती रही कि जी डायरेक्ट FIR डिपार्टमेंट कर रहा है, तो उसमें मंशस खेरा साहब भी कोर्ट में जा रहे हैं। वो ये है कि डायरेक्ट FIR नहीं हो सकती, पहले असेसमेंट होनी चाहिए। ताज इंटरनेशनल वाला केस जो है, उसकी बेस पे ऑनरेबल जस्टिस साइमन सेठी साहब ने फाइल जितनी है ना, वो डिपार्टमेंट की FIRs को स्टे करके कंसाइन टू रिकॉर्ड की हुई हैं। देखो वो आजकल पहले असेसमेंट ही कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। चलिए फॉलो करके करेंगे तो फिर तो करते हैं, फिर FIR करते हैं। तो कहते हैं ताज इंटरनेशनल को Assessment does not mean only assessment, it should pass through the ना उस वक्त तक नहीं हो सकती है। फैक्चुअल फाइंडिंग है ना, उसने करनी है ना, ट्रेबल तक नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। ऐसा ऐसा समझदार हो यार, है ना जी, डिपार्टमेंट भी ऐसा लेकिन समझदार नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में एक्चुअली जब केस चल रहा था ना, तो अब वो महकमा के भाग रहा है। जजमेंट का क्या बना, मैं बताता हूँ ना। ताज ने क्या हुआ कि जब पहले दिन स्टार्ट किया था फजली साहब ये सीनियर मोस्ट ने स्टार्ट किया, तो काफी सारा जो बेंच था बड़ा एग्रेसिव था। फिर उसके बाद अगले दिन लिया सिद्दीकी साहब ने, तो थोड़े से वो बोल्ड हुए, लेकिन फिर वो हमारे खिलाफ एग्रेसिव थे बड़े। उसके बाद अली जफर साहब ने फिर उनको बेंच को कंट्रोल किया। जब अली जफर साहब ने उसके आर्गूमेंट कर रहे थे, तो बेंच ऑटोमेटिक उसने बिल्कुल वो हमारे साथ आ गया। उन्होंने 180 एंगल का जो चेंज लिया, क्योंकि उनकी सबमिशन ऐसी थी कि चंद दिन पहले एक जजमेंट दे बैठे थे, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, लकीली। तो उसके बाद फिर महकमा जो उसको लगने ही नहीं दे रहा, हाँ वो लगने ही नहीं दे रहा, क्योंकि अब उनको पता चल गया कि ये केस जो इनकी फेवर में आ जाएगा तो ये हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो और हालात ऐसे नहीं है कि पार्लियामेंट में कोई नई लेजिस्लेशन कराई जाए, तो वो इसका शायद सोच रहे हैं। तो अब इंशाअल्लाह वो ताज इंटरनेशनल हमारे हक में ही आएगा इंशाअल्लाह। नहीं, जो चेंज भी हो जाए, क्योंकि उनके अपने एक जजमेंट है अपने, वो काफी इतने नहीं अभी हालात खराब हुए कि वो अपना फैसला माने, तो काफी सारे इंशाअल्लाह वो जो केस, इससे पहले तो ये लग रहा था कि हमारे खिलाफ जा रही थी, मुनीफ साहब थे, जावेद साहब थे और बंदियाल साहब थे, तो बड़े बड़े खतरनाक क्वेश्चन हो रहे थे। बहरहाल जी, दोस्तों को किसी भी टैक्स मैटर में कोर्ट के हवाले से या FIR के हवाले से कोई भी रेफरेंस चाहिए हो, रिट चाहिए हो, सॉफ्ट कॉपी में चाहिए हो, हार्ड कॉपी में चाहिए हो,
तो जस्ट वो मंशा साहब का भी नंबर मौजूद है, एहसन साहब का भी है, अजमल खान साहब भी अवेलेबल है, मैं भी हाजिर खिदमत, बाकी सारे दोस्तों हम टीम वर्क हैं। यहाँ पे कोई स्पीकर नहीं है, स्पीकर हम सब हैं, तो सारे एक दूसरे के साथ शेयर करें, और बल्कि जिस दोस्त के पास भी कोई पॉजिटिव चीज़ आए तो वो शेयर करें, ताकि सब हम जो लीगल काम करते हैं वो बेहतर तरीके से कर सकें। तो मेरे ख्याल में मैंने और खान साहब ने तो शेयर कर लिया, खान साहब को फर्दर शेयर मैं एक और चीज़ मैंने उसने मंशा साहब से भी डिस्कस करा था कि इन्होंने विद होल्डिंग की प्रोविजन लगाई है पीआरए में पर्टिकुलरली ना, तो विद होल्डिंग की प्रोविजन तो आगे उन्होंने मुझे कहा कि जिनमें सब आपने टैक्स काटने, ठीक है जी मैंने टैक्स काट लिया, नहीं काटा, उसकी रिकवरी के लिए उन्होंने कोई ऐसी जो है ना अमेंडमेंट नहीं लेके आए, जैसे सेल्स टैक्स में भी इशू आया था, तो मंसूरी शाह साहब ने कहा था एक दफा कि 11 सेक्शन जो है वो इस पे एप्लीकेबल है, फिर बाद में अमेंडमेंट जब आई तो 4A जब इंसर्ट किया तो हमने फिर उनके पास गए, मैंने कहा माय लॉर्ड हमारी बात ठीक थी, ये देखें रजिस्टर ने खुद मान लिया है कि उसने खुद कहा है कि ये प्रोविजन मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है नहीं थी, तो उन्होंने खैर बड़े जज हैं, तो आई एम वन ऑफ द बिगर फैन ऑफ मंसूरी शाह, उन्होंने खैर फिर उसको रिवर्स किया, उन्होंने कहा नहीं आपकी बात ठीक है। इसी तरह की प्रोविजन जो है वो पीआरए में भी मौजूद नहीं है। मैं पिछले दिनों बहस कर रहा था, तो मेरी बदकिस्मती क्या थी कि मेरे से पहले जो वकील साहब थे केस उनका भी यही था डीबी में, जब उसने बहस की तो मैंने पहले तो डर गया, मैंने कहा अभी ये मुझे भी ले गया, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैडम ऐशा थी और जस्टिस बिलाल साहब थे, उन्होंने नोटिस उसमें कर दिया। फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा सर कि मेरा जो केस वो इस तरह है कि अब मैंने वो सारा उसको पैरेलल जो चीज़ें वो आपके सामने रखी है, ये पूरी इनके पास पावर ही नहीं है कि वो कोई ऑर्डर पास करे मेरे अगेंस्ट, ठीक है, मैंने अपनी लाइबिलिटी नहीं, तो दे शुड हैव द पावर, और स्टैट्यूट ने उनको पावर दी हो तो ये कर सकते, अदरवाइज ये नहीं कर सकते। उसको मैडम भी उसको एडमिट किया और नोटिस कर दिए थे, अब मंशा शायद मार्च में लगा हुआ है, तो मैं इंशाल्लाह मंशा साहब से डिस्कस करूंगा, क्योंकि एक नई चीज़ है, वो जब नई चीज़ होती है जजेस भी फिर वो जरा कॉन्शियस होते हैं, फिर उनके जहन में ये भी होता है कि रेवेन्यू कितना जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो फिर वो मसाइल हो जाते हैं। इसमें एक और भी इशू है, तो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है आपने सबको कॉन्स्टिट्यूशन ही द्वारा हम तो कॉन्स्टिट्यूशन का काम ही करते हैं ना जी। बेसिकली ये जो कंपनीज हैं जो कि सर्विस रेंडर ही नहीं करती, स्कोप में ही फाल नहीं करती, जो सेल टैक्स ऑन सर्विसेज के स्कोप में ही फाल नहीं करती, क्या उनको विद होल्डिंग एजेंट अपॉइंट किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता? क्योंकि वो लाग से आउट ऑफ द एम्बेट है, तो वो क्यों उन पे इंपोज किया जाए कि आप भी ये सारा फॉलो करें या ये काम करें? कि जो अथॉरिटीज हैं या जो लोग उसके डोमेन में फॉल करते हैं उनको विद होल्डिंग की पहले जिस पे चार्जेबल है विद होल्डिंग तो उस पे आनी चाहिए, जो चार्जेबल टू है नहीं है तो उसमें विद होल्डिंग कैसे आ सकती है? मैं इसमें मंशा को जरा करूं, मैंने इधर 236H किया है, उसको ना मैंने किया है चैलेंज किया, 2014 से केस चल रहा है मेरा, 2013-14 से चल रहा है। एक दिन आर्गू हो गया था, तो लेकिन वो कोर्ट हमारे साथ थी, जब मैंने कोर्ट को समझाया कि 236H है क्या, मैंने कहा सर ऐसे ही है कि मैं आपसे आता हूं, मैं आपसे टेलीविजन ले लेता हूं, तो कानून ये कहता है कि जब आप मुझे टेलीविजन दें तो आप मेरा टैक्स की भी काटें और मैं आपसे उधार ले लेता हूं, ठीक है, क्वालिटी में आता हूं, मैं आपसे टीवी लेता हूं, मैं कहूँ सर मैं आपको 15 दिन, आप बड़े अच्छे आदमी हैं, अच्छे दुकानदार हैं, मालदार भी हैं, आप मुझे क्या माल दे देते हैं और मैं भाग जाता हूँ। अब गवर्नमेंट कहती है आप उससे उसमें भी टैक्स दें, तो कहते ये कैसे पढ़े ना दोबारा। जब मैंने ये पढ़ा तो फिर मैंने उनके एक और बात की, मैंने कहा सर ये इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी वालों को या टेलीफोन वालों को या मोबाइल वालों को अगर उन्होंने होल्डिंग एजेंट बनाया तो उनको साथ पावर भी दिए, कहते वो क्या, मैंने कहा सर उनको वो आपकी बिजली काट जाते हैं आके, वो टेलीफोन वाला टेलीफोन काट जाता है, मोबाइल वाला को मोबाइल बंद कर देता है, तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं माल भी दे दूं, मेरे पैसे भी ना और मैं टैक्स भी काटूं, तो वो बिल्कुल ही वो उस दिन वो एक्सेप्ट कर गए थे, हमारी 90% उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन उन्हें वहां जाके वो जो था ना सर अटॉर्नी जनरल के दफ्तर से जो आया हुआ था, उसने कहा सर हमें मैंने ये है वो है, मुझे टाइम दे दें, टाइम ले लिया उन्होंने बदकिस्मती हमारी, तो उसने उन्होंने कहा ये चंद दिनों का, ये तो 1 मिनट की बात है, आप उन्होंने बस बड़ी मुश्किल से उन्होंने टाइम दिया, लेकिन उसके बाद अब शेख साहब ना फिर आए ना बैठे, अभी तक वो आए, जैसे आएंगे तो ये वही वाली बात है, तो इस पर हम इंशाअल्लाह कुछ करेंगे, ज़ाहिर मेहनत कर कोशिश करनी होती है, बाकी तो अल्लाह ने करना होता है या जजेस के हाथ में होती है चीज़ें, हम कोशिश करते हैं, समटाइम कोशिश जजेस अनायत भी होती है। जब मैंने सेक्शन 11 का केस कराया तो फिर मैं लेके गया उनके पास एक और केस 161 का, मैंने कहा सर 161 मुझे एक मेरा एक नया सा पॉइंट था, तो जब सब मैंने कहा सर मुझे अपना केस सेटअप करने दे, तो मुझे जज साहब कहते हैं कि पहले तूने सेल टैक्स बंद करा दिया, अब तो इनकम टैक्स बंद कराने आए हो। वो इनका चेहरा इतना था, मैंने कहा सर मुझे ना वापस दे दे, मैंने तैयारी ज़्यादा नहीं की आज, तो मैं दोबारा तैयारी करके आपके सामने आऊँगा। तो मैंने जैसा कोई नाइट मैंने देखा वो नाइट हो गए, तो मैंने उसको रेस्क्यू किया अपने आप को, मैंने कहा कि नाराज़ी हो जाए ज़्यादा,
तो मैंने कहा जी सर इसको फिर मुझे दे दें कि डिस्मिस ही ना कर दें, डिस्मिस कर दें तो नुकसान हो जाता। मैं कहा वापस मैं प्रॉपर टाइम पे सर आज मेरी तबीयत ही ठीक खराब हो गई है, मैं तैयारी नहीं करके आया। अच्छा ठीक तो इंशाअल्लाह कुछ करेंगे। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है मंशा साहब का कि मुझे जब मैं उस काम में आता ही नहीं, ठीक है जी, मैं जब मैं वकील नहीं हूं तो मुझे ये कैसे जाकर कोर्ट में बहस करके आ, कोर्ट जज साहब को मिसाल देंगे ना। तो मैं एक दिन सुना था एजाज साहब को, एजाज साहब का कह फरमा रहे थे कि वकील की जरूरी नहीं कि किताबें पढ़े सारी, वकील के लिए यह भी जरूरी है कि वो आम किताबें भी पढ़े। तो उसका मेरी लाइब्रेरी देखिए, मेरी लाइब्रेरी में कानून की किताबें कम है, दूसरी किताबें भी पढ़ा करें, हिस्ट्री भी जरूरी है, ठीक है ना, दूसरी किताबें भी साथ साथ पढ़ा करें, वकील का काम ही पढ़ना है। तो इस तरह फिर जजेस को जो हम एसके वाला केस जो था रजिस्टर और लायबल टू रजिस्टर, वो हम दोनों साथ, लकीली हम दोनों थे, अगर कोई और होता तो शायद हम केस आ जाते, ये लकीली हम दोनों थे। तो मैंने जज साहब से उस दिन कहा, मैंने कहा सर काफी लंबा चल गया केस, काफी लंबा चल गया, 2.5 बजे के शायद 2 या 3। तो मैंने कहा सर आप थक गए हैं तो मैं एक बात करना चाहता हूँ आपसे। वो कहते हैं क्या, डॉक्टर इश्तियाक साहब भी थे, कहते हैं जी क्या करें। मैं कहा सर इजाजत दी, कहते हैं इजाजत है। मैं कहा सर एक होता है इस लफा लिखकर रजिस्टर और लायबल टू रजिस्टर, एक होता है मैरिड एंड एक होता है लायबल टू बी मैरिड, दोनों में हेल ऑफ डिफरेंस है। इसी तरह क्या पड़ा। तो सेठी साहब तो कहते क्यों डॉक्टर साहब, एडमिन साहब सही कह रहे हैं ना, कहते क्या है तो सही नहीं है। तो इस तरह वो समटाइम ऐसी चीजें जरूरी होती हैं कि आपको यू शुड बी ए वेरी विटी, अच्छा वकील हुए तो जो विटी हो, जो कोर्ट को साथ लेके चलो, देख लो कि कोर्ट चाहती क्या है, उसको मैंने किधर लेके जाना है, किस तरह उसको मोल्ड करना है। वो मुझे इधर लेके जाए तो ये नहीं कि आप उधर भाग जाए, धीरे धीरे उसके साथ साथ चल के फिर अब नहीं कहें सर आप बात तो बिल्कुल ठीक करने की, अंदर से ये बात भी नहीं कर रही है, उसको इस तरह का नहीं कहना जज को। ऑलवेज राइट, जज इज ऑलवेज राइट। और कोई क्वेश्चन? ये एक तो ये चल रहा है, वो इश्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है। बाकी वो उसमें ये एफआईआर हुई हैं तो फिर वो चेक्स आए थे, वो चेक्स का थोड़ा सा चेक भी है कोई? नहीं हाँ, डिसऑनर भी है, वो बेल चेक से ली उन्होंने। तो मेरे पास खैर केस आया, मैंने खैर उसको पिटिशन दायर की, पिटिशन फिर लग गई, काजी साहब का फोन है मैं बाद में करता हूँ। अच्छा वो पिटिशन लग गई शायद वही साहब के पास। अब शायद वही साहब के पास जब केस उन्होंने नोटिस कर दिया, जब उन्होंने नोटिस किया तो नोटिस की डेट एक गुजरी, फिर दूसरी पे आ गए। दूसरे नोटिस में जब हुआ तो वकील साहब आ गए, तो मैंने केस सेटअप किया। वकील साहब उन्होंने माशाल्लाह एक बहुत बड़ा वकील पेश कर दिया, मुझे कहते हाँ जी। तो उन्होंने जब कहा, मैंने कहते हैं जी आज स्टे ना करें, उन्होंने कहा नहीं आज स्टे तो मैं नहीं करने, क्योंकि पहले मैंने को खैर हुआ ये कि जज साहब के जो वो बहुत बड़ा वकील था और उसकी अपनी जजमेंट करी, अपनी जजमेंट है ये तो देख लो, इस जजमेंट को मानते हो कि नहीं मानते। अब ये क्या मुझे पढ़ो नाम क्या लिखे हुए इसके ऊपर। तो इस तरह करके वो स्टे हुआ था। जब महकमा बहुत तेज हुआ है तो आप लोगों ने भी विजिलेंट रहना है, तेज रहना है, पढ़ने किताबें। वकील के पास किताब और कलम होती है, ठीक है ना, आपने किताब और कलम का इस्तेमाल करना है, सुनो मुक्का का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है ना। प्यार अपने किताब और कलम से माने। एक लेटर लिखना, जैसे मंशा साहब कह रहे थे कि आपने किसी चीज को अनअटेंडेड नहीं छोड़ना, जैसे आप कह रहे हैं ना कि नोटिस आया 182 का इनबिल्ट है, उसका भी कुछ ना कुछ जवाब, कुछ झूठा मूठा, कोई आई लव यू भी लिख देगा तो फर्क पड़ जाएगा, वो चला जाए उनके बॉक्स में चला जाए। मैंने तो आई लव यू लिखा था, इससे कोई जवाब देता है तूने गलत लिखा है। बात समझ आ रही ना आपको? तो ये आपने कुछ ना कुछ के अंदर लिखना है ताकि वो आपके कंप्लीटेड टास्क में चला जाए। बल्कि अदरवाइज होगा आप कहेंगे इसने रिस्पांस नहीं दिया, मैंने तो आई लव यू कहा है, मैंने उसको आई लव यू कहा है, ये मुझे कहीं शटअप कहता तो इसका मतलब नीम खामोशी तो रजामंदी होती है ना। तो यानी कि मेरा मतलब कहने का टू बी विटी कि आप लोगों ने इसको पार्टी भी नहीं बनता, एक्स पार्टी भी नहीं बनता, इसलिए आप लोगों ने उसको अनअटेंडेड कभी नहीं छोड़ना। कोई नोटिस ये नहीं कि देख लेंगे, वो नहीं, जवाब दे हैं। नहीं मैं आपको 8 सदस्य साहब बैठे थे, उन्होंने बनानी थी, तो इसमें भी हम आपको ना ट्रेन करेंगे। ये चीजें ये बड़ी जरूरी चीजें हैं कि प्रैक्टिस सिर्फ ये किताब कलम या कानून का नाम नहीं होता, आपकी जो आपकी साइकी होती है, जज की साइकी को जानना बड़ा जरूरी होता है। एक को पता, हम पहले हम देखते हैं हम जा रहे हैं किस जज के पास जा रहे हैं, तो सीनियर्स ये कहते थे उस जज की जजमेंट ढूंढो भाई, वो क्या कहता है, उसका ज़हन क्या है, वो कहां से बात करता है, इस इश्यू पे उसकी कोई जजमेंट निकालें। आजकल तो बहुत अच्छा दौर आ गया है कि क्लिक करते हैं आपको अब सब कुछ मिल जाता है। तो ये भी होता है, इस तरह ये भी पढ़ के जाया करें, देखा करें कि उसका मूड कैसा है, कैसा जा जाए, क्या किस चीज को पसंद करता है। कुछ लोग होते हैं जो पढ़ने को कुछ आपको पता है सारा, तो इस चीजों को जरा ध्यान से करके काम। जी सर, और कोई चीज? हमारा टाइम आज का सेशन का अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो रहा है और बड़ी खूबसूरत, बड़ी जामिया, बड़ी डिटेल आज सब सीनियर्स हमें रहनुमाई मिली मंशा साहब से, अजमल खान साहब से, मोहसिन मिर्ज़ा साहब से, तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह नए सेशन के साथ अगले जुमेरात जिंदगी रही फिर हाजिर फिर मिलेंगे हैं इसी जगह इसी वक्त।
अगले हफ्ते। थैंक यू जी, थैंक यू। पढ़ा करें, पढ़ाई की बगैर कुछ नहीं।